हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी, स्टडी आप लोगों ने कंटिन्यू कर दी होगी। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने 2 क्लासें अपनी अपलोड कर दी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। एक क्लास में हमने कंप्लीट जो हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है उस पर बात की है। दूसरे में हमने क्या किया कि पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या है, उसका इंट्रोडक्शन या उसके महत्वपूर्ण बिंदु चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा चैप्टर 1 के उदाहरणों से। उदाहरण है वो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर के अंदर सीधे सीधे उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी जो कल की क्लास थी उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। वहां से आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड करके और अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बिना किसी देरी के। हाँ, देखो बेटा, स्लाइड को देखकर आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि हमारी जो आज की क्लास है वो अध्याय 1 की वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है अध्याय 1 उस पे रहने वाली है। और कहां से? उदाहरण नंबर 1 से लेके 4 तक। आज हमारी क्लास में हम कितने उदाहरण पढ़ेंगे? 4 उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 उदाहरण है वो हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं पहले उदाहरण से। हाँ, ये रहा आपका पहला उदाहरण, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 है क्या बेटा? देखो, संख्याओं 4 की घात n, यानी 4 की घात n की संख्या पर विचार करते हैं। यहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए संख्या जो आपकी 4 की घात n है वो किस पर समाप्त हो जाए? शून्य पर समाप्त हो जाए। सबसे पहले देखो एक बात समझाता हूं, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होती है? देखो, शून्य पर समाप्त होने वाली कुछ संख्याएं लिखता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने 10 लिख दिया, यहां पर मैंने 20 लिख दिया, यहां पर मैं क्या लिख दूं? 100 लिख देता हूं। अगर मैं इनके अभाज्य गुणनखंड करूं तो अभाज्य गुणनखंड करूंगा बेटा, तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखो 10 का 2 का भाग जाएगा और फिर किसका भाग जाएगा? 5 का। यानी कितना आया? 2 गुणा 5। 20 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 5। 100 का करता हूं, 2 का भाग दूंगा 50, 50 पर 2 का भाग दूंगा 25, 25 पर 5 का भाग जाएगा और फिर 5 का भाग जाएगा। देखो, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आएगी? 2 और 5। कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 2 और 5। ये अनिवार्य है 2 और 5 का आना। यहां देखो 4 की घात n है हमारे पास। अगर मैं बेटा 4 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 और इसकी घात कितनी लग जाएगी? n। अब देखो 4 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या बेटा 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। ठीक है, 5 नहीं आया, इसका मतलब ये क्या नहीं होगी? विभाजित नहीं होगी 5 से। 5 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब 4 की घात n के लिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो किस पर समाप्त होता हो? 0 पर समाप्त होता हो। दोबारा देखो यहां से, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की घात जो है ना वो शून्य पर समाप्त होगी, कब? जब वो 5 से विभाज्य होगी, 5 का भाग उसमें पूरा पूरा जाना चाहिए। यानी 4 की घात n है, उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आना चाहिए? 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात जो है ना उसके अंदर संख्या कितनी आ रही है? सिर्फ 2 ही आ रही है। 2 ही अभाज्य संख्या आ रही है ना। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से ये क्या करती है? निश्चित करती है कि 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं, इसलिए n कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की घात n है वो शून्य पर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दोबारा देखो, ऐसे आपके 2 सवाल हैं। एक तो है बेटा 4 की घात n का,
और एक आपका है 6 की घात n का। क्या करना है आपको, इतना दर्शाना है कि 4 का जब गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा सर 2 गुणा 2, और 6 का गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 2 गुणा 3। इन दोनों के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, यानी n के का ऐसा कोई भी मान विद्यमान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n जो है वो किस पर समाप्त हो जाए, शून्य पर समाप्त हो जाए। जैसा हल मैंने इस अपनी स्लाइड के ऊपर लिख रखा है, सेम टू सेम आपको वही हल लिखना है। और ये जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है, 4 की घात n का, जिसमें ये कहा गया था कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसने बच्चों ने अंदाजा लगाया था कि सर 1 नंबर का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, इतना क्वेश्चन थोड़ी देंगे 1 नंबर का। लेकिन मैंने कहा था उनसे कि बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ के जाना, और वही हुआ। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए। ये तो था उदाहरण नंबर 1। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा देख लो, एक बार फिर से अपने रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे अपने उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है बेटा, संख्याओं 6 और 20 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पर हल लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड। चाहे तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इनको डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर किसी बच्चों को नहीं आते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिख दिया, इसको हल करेंगे, 2 का भाग जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर 20 है, उसका देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद देखो फिर से अपने 2 का भाग देंगे, फिर कितना आएगा 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे अपने क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि 6 के बराबर में तो आया है हमारा 2 गुणा 3, और 20 के बराबर में कितना आया है, 20 के बराबर में आया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 5। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम एचसीएफ, किसका किसका ज्ञात कर रहे हैं बेटा, 6 और 20 का। देखो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो एक तो 2 लिख लिया। अब इसके पास 3 है, लेकिन क्या इसके पास 3 है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें सिर्फ कॉमन 2 आ रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा 2। अब बात करते हैं एलसीएम की, इसका 6 और 20 का। तो देखो जो जो संख्या आपको दिखाई दे रही है उन सबके बारे में लिखना है। देखो कौन कौन सी संख्या है, 2 दिख रही है, 3 भी दिखाई दे रही है और 5 भी दिखाई दे रही है। 3 और 5 तो एक एक बार है, 2 देखो यहाँ पर तो एक बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। मैंने कहा था एलसीएम में जितनी ज्यादा बार आएगा उतनी बार लिखना है, तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 गुणा 2। फिर देखो बेटा एक बार 3 आया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, और एक बार 5 आया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। अब इनका कर देंगे गुणा। देखो 2 से 2 को गुणा करोगे 4, 4 3 12 और 12 5 60, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 60। देखो दोबारा से संख्याएं 6 और 20 का आपने क्या करेंगे, बाजी गुणनखंड कर लिया। 6 का आया 2 गुणा 3 और 20 का आया 2 गुणा 2 गुणा 5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। संख्या देखो 2 यहाँ पर एक बार आई है और यहाँ पर 2 बार आई है, तो हमने 2 बार लिख दिया। यहाँ पर 3 है, वो एक बार आया तो एक बार लिख दिया, और 5 एक बार आया है तो एक बार। इन सब का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60। यानी 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कितना आएगा 2 और एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये अपना था बेटा उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपने चलते हैं बेटा उदाहरण नंबर 3 के ऊपर। ये सवाल आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, अलग है ये आपका थोड़ा सा सवाल। किस प्रकार से करेंगे इस सवाल को, देखो क्या कहता है ये कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। 96 और 404 का क्या करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है। किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो यहां लिखेंगे 96 और यहां क्या लिख देंगे 404। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बेटा सेम प्रोसेस को काम में लेंगे। 2 से भाग दिया कितना आ जाएगा 48, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 24, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, 2 का भाग 96 में देंगे तो बेटा 48 आ जाएगा, 48 में 2 का भाग देंगे 24, 24 फिर कितना आ जाएगा 12, 12 6 6 और 3। अब बात करते हैं 404 की। देखो 2 से भाग दूंगा 202, फिर 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 101, और 101 में क्या करूंगा 101 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 101 आपकी क्या है एक अभाज्य संख्या है।
हमें कहा गया है, तो देखो क्या कहा गया है हमें कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में कितना आ गया 3। देखो 1 2 3 4 5 और 3, तो 1 2 3 4 5 और 1 3। फिर देखो बेटा 404 का लिखते हैं। 404 के बराबर में कितने 2 गुणा 101। ठीक है, अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो देखो एचसीएफ किसका 96 का और 404 का, यानी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन तो देखो बेटा यहां से शुरू करते हैं, ये 2 हो गए, एक ये आ गया, इसके पास 101 और इसके पास 101 है नहीं, इसके यहाँ पर जो बचा है वो अपने 101 वाले यानी अपने 404 के पास नहीं है। तो कॉमन क्या क्या है अपना, कॉमन आया बेटा 2 गुणा 2, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा 4। एचसीएफ कितना आ गया बताओ 4। एचसीएफ कितना आ गया 4। एचसीएफ आने के बाद में ये क्या कहता है बेटा, अपने को क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला सर, कौन सा फॉर्मूला, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, देखो हमने कहा था कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ निकाला जाए, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए और एलसीएम निकाला जाए, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है किसका, एचसीएफ और एलसीएम का, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर हमारी दो संख्याएं क्या है, एक तो हमारी है 96 और एक हमारी क्या है 404। ठीक है, सूत्र के अंदर मान रख देते हैं। सूत्र के अंदर मान रखते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, एचसीएफ अपना कितना आया हुआ है 4, तो ये तो लिख दिया हमने 4। ठीक है, चलो इसको ना आपको एक नई साइड लाइट पे करवाता हूँ। देखो या हम शुरू से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप लोग, एचसीएफ जो है इसका इन्हीं दो संख्याओं का गुणा एलसीएम दो संख्याओं का और बराबर होता है किसके, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर देखो यहां क्या है कि एचसीएफ का जो मान है, दो संख्या अपनी कौन सी है बेटा, एक तो 96 है और एक 404 है। एचसीएफ का तो मान आया 4, ए का मान यहाँ पर अपने पास कितना है 96 और बी का मान हमारे पास कितना है बेटा 404। सूत्र में ये सब मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो देखो अतः 4 गुणा एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम किसका 96 और 404 का। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 96 है और बी का मान हो जाएगा बेटा 404। देखो 4 यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या लिखेंगे कि एलसीएम हमारा इसका 96 और 404 का क्या हो जाएगा, 96 गुणा 404 और बटा में कितना आ जाएगा बेटा 4। 4 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 101, यानी कि अपना उत्तर यहाँ से कितना आएगा, 96 को गुणा करना है 101 से और गुणा करने के बाद उत्तर आएगा बेटा 96 96। ठीक है, गुणा करने पे उत्तर कितना आएगा 96 गुणा 96। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये वाला सवाल बेटा हल करना है। ठीक है, ये था अपना उदाहरण नंबर 3। इसके बाद चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 4 के ऊपर, फिर आपको एक साथ इन सबका जो रिवीजन है वो करवा दिया जाएगा क्लास के अंदर ही। अब आते हैं अपने उदाहरण नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, आपको गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम इनका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे संख्याएं संख्या संख्याओं 6 गुणा 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अभी 72 का करेंगे बेटा, देखो 72 का भी इसी प्रकार से अपने क्या कर देंगे, हल कर लेंगे। 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 36, फिर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 18, फिर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 3, और फिर बेटा 3 का भाग वापिस से दूंगा तो कितना आ जाएगा 1। अभी अपने बात करते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड की। 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 60, फिर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 30, 2 का भाग तो फिर कितना आ जाएगा 15, फिर 3 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 5, और फिर 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 1। देखिए 6 पर 2 का भाग देंगे 3, 3 पर 3 का भाग देंगे 1। 72 का देखो 2 का भाग देंगे 36, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1। 120 पर 2 का भाग दोगे 60, 60 पर 2 का भाग दोगे 30, 30 पर 2 का भाग दोगे 15, 15 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 3 का भाग दोगे 5 और 5 पर 5 का भाग देने से कितना आ जाएगा 1। इनको एक साथ लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखो 6 बराबर 2 गुणा 3। 72 का लिख देंगे इसी प्रकार से, क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ आ जाएगा बेटा 3 गुणा 3। फिर आ जाएगा 120 का, कितना आएगा देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। सबसे पहले बात करते हैं इनके एचसीएफ की।
HCF की बात करते हैं तो बेटा देखो HCF कैसे आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे HCF, इसका किसका, 6 का, 72 का और 120 का। HCF में अपने क्या लिखते हैं, HCF में हमने वो लिखेंगे जो क्या आएगा, इन सब में कॉमन आएगा। कॉमन देखो बेटा यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखो एक तो ये आ गया 2, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। इसके पास तो बचा है, बेचारे के पास सिर्फ 3 है, तो 3 को देखो सबके पास है क्या, इसके पास है, इसके पास है और इसके पास भी है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 3, यानी इनका HCF तो कितना आ गया बेटा 6। HCF में क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। अब निकालेंगे बेटा एलसीएम। एलसीएम तो देखो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम के लिए नीचे की साइड थोड़ा सा अलग है तो अपने पेन थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम किसका किसका, 6 का, 72 का और 120 का। जो क्या होगा, सभी संख्याओं की उच्चतम घात। उच्चतम घात कैसे, देखो अभी समझाता हूँ। देखो संख्याएं कौन कौन सी दिख रही है, अपने को 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 5। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 5। 3 की यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, यहाँ पर घात कितनी है, 2 बार आया तो 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो उच्चतम घात 3 की कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है और यहाँ पर भी कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 3। 5 देखो सिर्फ 1 बार आया तो घात हो गई 1। 2 की घात 3 यानी 2 का घन कितना होता है 8, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और गुणा कितना है 5। 8 9 72 और 72 पंजे ना हो गया 360 क्या, हाँ ये हो जाएगा बेटा 360, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने आज के जो उदाहरण थे वो अपने हल किए हैं। दोबारा से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, देखो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आते हैं इस उदाहरण के ऊपर। 4 की घात n, हमें ये बताना है क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए ये संख्या किस पर समाप्त हो जाए, 0 पर समाप्त हो जाए। 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यह संख्या 5 आनी चाहिए। लेकिन जब मैंने 4 के गुणनखंड किए तो बेटा यहाँ पर कितना आ रहा है 2 गुणा 2, तो क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। अतः n का कोई भी ऐसी संख्या n की अवेलेबल नहीं है या विद्यमान नहीं है जिसके लिए अपना मान या अपनी ये जो संख्या है 4 की घात n वो किस पर समाप्त हो जाए, 0 पर समाप्त हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं बेटा उदाहरण नंबर 2 के ऊपर। देखो उदाहरण नंबर 2 क्या था, 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है आपको किसकी सहायता से, गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। 6 को हल करेंगे क्या आएगा, 2 का भाग जाएगा 3, 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही 20 का देखो 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 पर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 6 क्या आया 2 गुणा 3 और 20 का आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन जो आ रहा है, कॉमन यहाँ पर सिर्फ कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, नहीं 3 क्या कॉमन सिर्फ यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं कि जो संख्या जितनी बार आई है उसको उतनी बार, यानी जो ज्यादा बार आई है, 2 यहाँ पर 2 बार आया था तो मैंने 2 बार लिख दिया, 3 1 बार आया था तो 1 बार लिख दिया और 5 1 बार आया था तो 1 बार लिख दिया। इनका गुणा करेंगे कितना आ गया हमारा 60, यानी 6 और 20 का HCF है वो तो कितना है 2 है और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल यानी नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3। 96 और 404 का पहले HCF निकालना है। HCF निकालोगे तो सबसे पहले इनके क्या कर लोगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लिए, लिख दिया आपने। 96 के लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 404 का लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 101। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और एक यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ गया 4, यानी हमारा HCF तो कितना हो गया 4। एलसीएम निकालने के लिए अपने सूत्र का उपयोग करेंगे, जो क्या होता है कि दो संख्याएं जो होती है उनका HCF और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं के बराबर होता है। इसको लिखेंगे किस प्रकार से, देखो हम जानते हैं कि HCF और एलसीएम वाला अपने फॉर्मूला अपने को यहाँ पर लिख लेना है, हम अच्छे से लिख लिया। यहाँ पर देखो HCF कितना दे रखा है 4 दे रखा है, एक संख्या 96 है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 404 है। HCF की जगह बेटा 4 पुट कर दो, एलसीएम आ गया A की जगह 96 और B की जगह 4, 404। 4 यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 404 पर 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 101, 101 को 96 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 9696 यानी कि 96, ठीक है। इसके बाद में देखो अपना उदाहरण नंबर 4, क्या करना है 6 73 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम निकालना है। 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, 2 का भाग जाएगा 3, 3 पर 3 का भाग देंगे 1, 72 पर 2 का भाग देंगे 36, 36 पर 2 का भाग देंगे 18, 18 पर 2 का भाग देंगे 9 और 9 पर 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 पर 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 120 पर 2 का भाग देंगे 60, 60 पर 2 का भाग देंगे 30, 30 पर 2 का भाग देंगे 15, 15 पर 3 का भाग जाएगा 5 और 5 पर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। एक तरफ इन सबको लिख लेते हैं, 6 का लिख दिया, 72 का लिख दिया और 120 का लिख दिया। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो HCF निकालते हैं तो अपने क्या देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक देखो 3 3 3, तीनों में 3 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। अब आते हैं इसके एलसीएम के ऊपर। एलसीएम में देखो देखो 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर 3 बार, तो 2 कितनी बार लिख दिया मैंने, घात 3 लगा दी 3 बार हो गया। 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है तो 3 की घात कितनी लग जाएगी 2 और 5 यहाँ पर सिर्फ 1 बार है, 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा बेटा 8, 3 का वर्ग करोगे 9 और 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो देखो 8 को 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40 गुणा 9 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 360, ठीक है। ये थी हमारी बेटा आज की क्लास। आज की क्लास में हमने पूरे विस्तार से अच्छे से मैंने तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब तुम लोगों को कितना समझ में आया है वो तो आप ही जानते हो। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये सवाल हमारे ढंग से समझ में नहीं आया तो बेटा उसको रिपीट देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को बता देना, ताकि मैं आगे वाली क्लासेज में जब अपनी एक डाउट क्लास रखेंगे पूरे इसके ऊपर तो आप मेरे को उसमें बता देना कमेंट्स के माध्यम से कि ये सवाल हमें वापस से बताओ, या फिर ये तरीका हमारी समझ में नहीं आया किसी और तरीके से बताओ, तो आपको वैसे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने यह थी आज की क्लास जिसमें हमने उदाहरण नंबर 1 से लेकर और 4 तक हमने क्या किया है आज उदाहरण किए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी प्रश्नावली 1.1 के बारे में, वो क्लास थोड़ी सी लेंथी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आज आपने
हमारी क्लास में बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपने जो साथी हैं उनके साथ बेटा शेयर भी कर दिया करो, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ क्या हो जाए, फायदा हो जाए, वो भी क्या कर सके, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से और ये मान के चलो बढ़िया तरीके से कर पाए, वो भी एक अच्छा स्कोर मैथ्स के अंदर कर पाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं आगे की क्लास में। धन्यवाद आज हमारे से जुड़ने के लिए। बाय बाय।